ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे इटावा की, जहां घटवई बाबा मंदिर पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने हाजिरी लगाई। साथ ही बात करेंगे सहारनपुर की, जहां अधिवक्ता दिग्विजय सिंह पुंडीर के साथ बदसलूकी होने पर अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। बसरेहत क्षेत्र अंतर्गत सिंग नदी पर बने घटवई बाबा मंदिर पर श्रद्धालुओं के धर्म के प्रति उत्साह के साथ आस्था जुड़ी हुई है। हजारों की तादाद में श्रद्धालु चैत माघ नवदुर्गा में डीजे और ढोल नगाड़ों की धुन पर झूमते हुए मंदिर पर घटवई बाबा को दंडवत प्रणाम करते हुए बाबा के दरबार में अपनी हाजिरी लगाते हैं और झंडा चढ़ाने के बाद प्रसाद वितरण किया जाता है। ट्रैफिक व्यवस्था और भीड़ को संभालने के लिए थाना बसरेहत पुलिस मुस्तैद रहती है। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता विशाल कुमार की रिपोर्ट। डॉक्टर समित जैन ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि डॉक्टर समित सर्जिकल सेंटर सहारनपुर अपने 9वें स्थापना दिवस पर डेंटल इम्प्लांट कॉन्क्लेव आयोजित कर रहा है। डॉक्टर समित सर्जिकल सेंटर द्वारा AOMSI उत्तराखंड और IDA सहारनपुर के सहयोग से आयोजित होने जा रहा है। वहीं डॉक्टर समित ने कहा कि कॉन्क्लेव का उद्देश्य इम्प्लांटोलॉजी और मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में नवीनतम प्रगति पर चर्चा करने के लिए प्रसिद्ध विशेषज्ञों, ओरल सर्जनों, आसपास के शहरों के प्रतिष्ठित वक्ताओं और डेंटल पेशेवरों को एक साथ लाना है। इससे हमारे शहर में उन्नत डेंटल हेल्थ केयर के महत्व को भी उजागर करेगी। ये प्रेस वार्ता हमने इसलिए की है क्योंकि हम अपना स्थापना दिवस मनाते हैं हर साल, जो कि 2 अप्रैल को होता है। तो नॉर्मली ये रखते हैं कि जो आसपास का संडे होता है उस दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है सेमिनार के फॉर्म में, और दूर से डॉक्टर्स आते हैं और स्टूडेंट्स आते हैं ताकि हमारी जो एडवांसमेंट आती है डेंटिस्ट्री में उसको अपग्रेड किया जाए। तो मेन उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या बताया जाता है इसमें हम पर्टिकुलर टॉपिक रख लेते हैं बॉडी के किसी पार्ट पे जिसमें एडवांसमेंट की ज़रूरत होती है। जैसे अब जिनको फिक्स जबड़ा लगाया जाता है या फिक्स दांत लगाया जाता है 24 घंटे के अंदर फिक्स किया जाता है, तो नई टेक्नोलॉजी आती है। कोविड के बाद से काफ़ी लोगों के जबड़े गल गए थे, उसके बाद अब नई टेक्नोलॉजी आई, इसको हम पेशेंट स्पेसिफिक इम्प्लांट कहते हैं, जो कि अभी लेटेस्ट ही है, जो हमने इस हॉस्पिटल में शुरू किया है। तो उसके ऊपर भी वो वार्तालाप होती रहेगी। उसमें तो कहाँ से लोग आ रहे हैं? इसमें साउथ से 2 डॉक्टर्स आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, हिमाचल से आ रहे हैं, नियर बाई स्टेट जैसे कि हमारा उत्तराखंड हो गया, देहरादून हो गया, और यहाँ पे हरियाणा से डॉक्टर्स स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जितने डेंटल कॉलेजेस हैं वहाँ से आ रहे हैं। तो उसमें कुछ बताया जाएगा जो आ रहे हैं कुछ लोग या बताएंगे? हाँ, वो बताएंगे कि क्या क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जबड़े को फिक्स करने के लिए, कैसे मेटल को फिक्स किया जाता है, कैसे उसके ऊपर दांत लगाया जाता है, और कैसे उसकी लॉन्गेविटी लाइफ टाइम तक अचीव की जाएगी। आजकल डॉक्टर साहब जैसे बता रहे हैं फिक्स जबड़े लगाए जाते हैं, जी, फिक्स जबड़ों में कई बार देखे गए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था और कैंसर तक की प्रॉब्लम आ गई, तो उसमें क्या करेंगे? ये एक बहुत बड़ा मिथ है। एक्चुअली क्या है, कहीं ना कहीं पे लूप्स रहते हैं। चीज़ें जो आती हैं उनको आर्टिफिशियल तरीके से और बिना नॉलेज के, कुछ डॉक्टर्स बिना नॉलेज के किस तरीके से लगाना है वो ना लगा के उसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। इसलिए हम ये सेमिनार कराते हैं कि सही तरीके से सही डॉक्टर के द्वारा इलाज किया जाए, क्वैकरी को बंद किया जाए। सेमिनार में क्या सहारनपुर से कुछ लोग आए? सहारनपुर से हमने इनवाइट किया है इंडियन डेंटल एसोसिएशन सहारनपुर को, और एसोसिएशन ऑफ मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स ऑफ इंडिया, उनकी भी एक ब्रांच जो उत्तराखंड स्टेट से है, उनके भी प्रेजेंट सेक्रेटरी आएंगे। आपने बताया कोरोना की वजह से लोगों को दांत खराब हो गए, इंजेक्शन की वजह से खराब हो, क्या लगता है? नहीं, कोरोना के बाद एक बॉडी की इम्यूनिटी कम होने की वजह से एक बीमारी आई थी, इसको हम काला फंगस के नाम से हिंदी से जानते हैं, उसको म्यूकोरमाइकोसिस। तो वो हवा में जो ब्लैक कीटाणु होते हैं वो नाक के द्वारा साइनस में जाके हड्डी गलाते हैं जबड़े की, जो मतलब हमने भी सहारनपुर सबसे पहले उसको ट्रीट किया था। अब उनके हम जो जबड़े काटे थे अब उनके दांत फिक्स किए जा रहे हैं, तो वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी आएगी। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। सहारनपुर अधिवक्ता दिग्विजय सिंह पुंडीर को अपने कार्यालय में ग्राम माडला में चकमाक संबंधित विवाद में समझौते के लिए बुलाया गया, जहां पर अधिवक्ता दिग्विजय सिंह पुंडीर अपने साथी अधिवक्ता हर्षित चौधरी के साथ पहुंचे। उक्त कार्यालय में ग्राम मांडला के रहने वाले दुष्यंत शैकी अन्य व्यक्तियों प्रभाव में SDM सदर द्वारा अधिवक्ता दिग्विजय सिंह पुंडीर को उक्त मामले में जबरदस्ती फैसला करने के लिए दबाव बनाया गया, और बात ना मानने पर SDM सदर सुबोध कुमार ने तैश में आकर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए धमकी दी और कहा कि यदि मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा, और ऐसे ऑर्डर तो आते जाते रहते हैं, मैं किसी ऑर्डर को नहीं मानता और तुम्हारी सारी वकालत निकलवा दूंगा, तुम्हारे खेत पर कब्जा करवा दूंगा। जी, नाम बताइए अपना।
दिव्य सिंह पुंडीर, एडवोकेट, सिविल कोर्ट सहारनपुर। जी वकील साहब, क्या मसला आपके साथ हुआ है जो एसडीएम के साथ जो आपकी दिक्कत परेशानी मिली है? एक विवाद चल रहा है चकमार को लेकर ग्राम मांडला में। उसी विवाद में अनिल पुंडीर कानूनगो का मेरे पे फ़ोन आता है कि एसडीएम साहब आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की बाबत और बातचीत करने की बाबत बुला रहे हैं। तो मैं उसकी बात सुनकर मैं और मेरे साथी हर्षी चौधरी अधिवक्ता हम दोनों एसडीएम साहब के यहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ ऑलरेडी दूसरी पार्टी मौजूद थी। एसडीएम साहब ने उनसे साठगांठ की हुई थी। मेरे साथ जाके दबाव बनाया, आप फैसला करें। जब मैंने कहा मेरे को न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त है इसमें सर, तो मेरे साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए, मेरे साथी के साथ भी भाषा का प्रयोग करते हुए एसडीएम साहब ने हमें धमकी दी कि मैं ऐसे न्यायालय के आदेश को नहीं मानता हूँ। ये मेरे सामने बहुत आते जाते हैं और यदि तुम इस मामले में फैसला नहीं करोगे मेरे कहे अनुसार तो मैं तुम्हें जेल तक भेज दूँगा। उस मामले को लेकर जब मैंने अपने यहाँ पदाधिकारियों से बात करी, उसके बाद हमने एक न्यायालय में परिवाद दायर करा। उसमें माननीय सीजेएम महोदय के यहाँ से परिवाद दर्ज करने का आदेश प्राप्त हो गया और सिविल कोर्ट में क्योंकि स्थगन प्राप्त था मुझे, तो कंटेम्प्ट की कार्रवाई मैंने एसडीएम महोदय के खिलाफ करी है। उसमें भी परिवाद दर्ज करने का आदेश हो चुका है। क्या आपने इसमें जिला अधिकारी को इस बात के लिए अवगत कराया अब तक? जी, जिलाधिकारी को बार ने एक लेटर लिख के सारी सूचना दे दी थी। 2 तारीख का प्रकरण था, उसी दिन 1 बजे करीब यह प्रकरण हुआ था और उसी के बाद एसडीएम साहब की घटना ने जो हरकत करी है उसके बारे में बार ने एक लेटर वहाँ पे डीएम साहब के यहाँ भेज दिया था और कलेक्टेड बार एसोसिएशन को इस बारे में सूचित कर दिया गया था। तो क्या वकील साहब आपके साथ कोई हाथापाई या गाली गलौज भी हुई है इसमें? हाथापाई नहीं हुई। एसडीएम साहब ने बड़े गंदे लहजे में बात करी, तू तड़ैक से बात करी, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं था। उन्हें कोई ऐसा अधिकार नहीं था कि वो मेरे खेत पे जबरदस्ती किसी दूसरे का कब्जा कराना चाहे। उन्होंने यहाँ तक मुझे ये तक कह दिया कि मैं एसडीएम हूँ, मैं तुम्हारे खेत पे भी कब्जा करवा दूंगा दूसरों का अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे। क्या न्याय की बैठे कुर्सियों पे ऐसे व्यक्तियों से हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो हमारे खिलाफ ऐसी कार्रवाई करेंगे, जबकि इसमें हर महीने 1.5 महीने में एक टीम गठित कर दी जाती है। बार बार मौके पे चकमार को नापने के लिए टीम भेजी जाती है। मेरे पे उन सारी रिपोर्ट है, जितनी बारी वहाँ टीम गई है उतनी बारी टीम ने नाप कर चकमार को नाप कर रिपोर्ट प्रस्तुत की है। मैंने अपने खेत में खंबे गाड़ रखे हैं, उसे हटाने के लिए मेरे पे दबाव बनाया जा रहा है कि तुम हटाइए ना खंभों को, जबकि रिपोर्ट स्पष्ट ये कहती है कि जो खंबे लगे हुए वो मेरे अपने स्वयं के खेत में है। खसरा नंबर 95 का मैं मालिक हूँ, मेरे खेत में खंबे हैं। एनटी साहब की भी रिपोर्ट है, कानूगो की भी रिपोर्ट है, पटवारी की भी रिपोर्ट है और इस प्रकरण से 2 दिन पहले नायब तहसीलदार को भेजा, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की एसडीएम साहब को कि वहाँ पर जो खंबे गड़े हुए हैं वो मेरे खेत में लगे हुए हैं। तो वकील साहब आप इसमें क्या कार्रवाई चाहते हैं? मैंने मुकदमा लिखवाया, मैं बिल्कुल मुकदमे की पैरवी करूँगा। एसडीएम साहब को के खिलाफ कार्रवाई कराएंगे हम, जो भी न्याय के सिद्धांत हैं उनमें कार्रवाई होगी। ठीक है। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। सोनभद्र जिले के ओबरा में 13,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रही 13-20 मेगावाट की सुपर क्रिटिकल तापीय परियोजना के लोकार्पण को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 अप्रैल को वाराणसी आगमन के दौरान लोकार्पण के प्रस्ताव पर परियोजना प्रशासन ने कोई पुष्टि नहीं की है। वहीं सीजीएम आर.के. अग्रवाल ने बताया कि उन्हें मुख्यालय से इस बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। वर्तमान में दूसरी इकाई को कमर्शियल लोड पर लाने के लिए कार्य चल रहा है, जिसमें 15-20 दिन लग सकते हैं, जिससे 11 अप्रैल को लोकार्पण संभव नहीं दिखता। दोनों इकाइयों के पूर्ण रूप से चालू होने के बाद प्रधानमंत्री द्वारा वर्चुअल लोकार्पण की संभावना है। यह परियोजना कुल 2300 मेगावाट बिजली उत्पादन करेगी, जिससे उत्तर प्रदेश को बिजली आपूर्ति में महत्वपूर्ण राहत मिलेगी। सर, ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश कितना निर्भर हो रहा है, जबकि ओबरा को एक ऊर्जा की राजधानी कही जाती है? ओबरा में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार का एक उपक्रम है, यहाँ पे ओबरा तापीय परियोजना लगी हुई है, जो कि 1977 से 1982 के बीच 200 मेगावाट की 5 इकाइयाँ लगाई गई थी, जो अभी भी कार्यरत है तथा फुल लोड पे चल रही हैं। ये 5 इकाइयाँ 1000 मेगावाट का जनरेशन आज भी दे रही हैं, जो कि अत्यंत ही कम लागत पर विद्युत को प्रदेश को उपलब्ध करा रहा है। इसके बाद 2016 में हमने सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की 660 मेगावाट की 2 इकाइयाँ लगवाना शुरू किया,
जो कि विदेशी कंपनी दूसान कंपनी द्वारा लगाई जा रही हैं, जिनमें से एक इकाई हमारी इस समय सिंक्रोनाइज हो चुकी है 9 फरवरी 2024 को और फुल लोड पे परिचालित है। दूसरी इकाई जिसका हमने सिंक्रोनाइजेशन कर लिया है, अभी 6 मार्च को किया है सिंक्रोनाइज, और उसके बाद इसको हम हाफ लोड तक ले भी गए हैं। अब इसको फुल लोड पे ले जाने की तैयारी है, जिससे इससे भी हम 660 मेगावाट ले सकें और प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना सकें। जिस तरह से अगर लागत की बात की जाए तो इस पे कितना लागत आएगा, जो अन्य प्राइवेट फर्में जो पावर प्रोजेक्ट लगाती हैं और राज्य सरकार लगाती है, तो इसमें क्या अंतर होता है और क्या अच्छी है? ये वाली हमने ओबरा सी की 660 मेगावाट की जो परियोजना लग रही है, ये हमने इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग के माध्यम से निविदा निकाली थी, जिसमें दूसान कंपनी जो कि कोरिया की कंपनी है, उसको हमने 13,005 करोड़ में 13,005 करोड़ की ये संपूर्ण परियोजना है, जिसको हमने 7,700 करोड़ में दूसान कंपनी को ईपीसी पैकेज के माध्यम से हमने निविदा उसको दी और दूसान कंपनी ने अपना एक यूनिट सिंक्रोनाइज कर लिया, दूसरा यूनिट सिंक्रोनाइज करने वाली है। तो राज्य सरकार को इससे बिजली के क्षेत्र में कितने आत्मनिर्भर हो जाएगा और कहाँ इसको बिजली सप्लाई होगी, इस पे राजस्व की क्या 1 ट्रिलियन में कितना ये कारगर साबित होगा? ये इस समय हम 1000 मेगावाट बी प्लांट से और 660 मेगावाट सी प्लांट से जनरेट कर रहे हैं। 660 मेगावाट आगामी 10 दिनों के अंदर और उपलब्ध हो जाएगी। उसके बाद दोनों परियोजनाएं प्रदेश को 2320 मेगावाट बिजली उपलब्ध कराएंगी, जो कि काफ़ी बड़े क्षेत्र के लिए पूर्ण होगी और यह बिजली हमारी 3 रुपये से 4 रुपये के पर यूनिट के हिसाब से होगी, जो कि अन्य तापी परियोजना जो कि प्राइवेट सेक्टर की हैं एनटीपीसी से, उनसे एक काफ़ी कम लागत पर होगी। इससे हमारे उपभोक्ताओं को बहुत सस्ती बिजली मिलेगी और प्रदेश को लाभ होगा। सोनभद्र से सीनियर संवाददाता कुंदन चौधरी की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।